ओके गाइस, आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे जीपीबी 121 जो कि फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है एंड फुल नेम इज फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या कुछ ऐसे ट्रेट्स या कैरेक्टर जो कि कुछ वेरिएशंस के साथ भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी। क्या कहते हैं हम? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स या साइंस ऑफ जेनेटिक्स। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स में क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुण। और जब पीढ़ी की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन या जनन। रिप्रोडक्शन या जनन जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम उसके एक ब्रांच को काट कर यदि दूसरी जगह पर लगा दें तो वो पूरा प्लांट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आलू गुलाब गन्ना बोलते हैं ना कि जैसे हम कलम लगाते हैं गुलाब की कलम को और ओपन कर दें तो या नए नए जो प्लांट्स बनाए जाते हैं वो कलम को लगा कर नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो एक ब्रांच या एक कलम से नए प्लांट्स का पूरा निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एंड सेकंड बात करें हम, सेकंड क्या हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, लैंगिक जनन की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल 2 प्रकार के युग्मक या गैमेट्स काम करते हैं। दोनों मेल और फीमेल जो युग्मक है या मेल फीमेल जो सेल्स है जिन्हें युग्मक कहा जाता है, इनके फ्यूजन या सेलेन से हमारे पास क्या बनता है? युग्मक जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है या जिसे द्विगुणित अवस्था कही जाती है। और फर्दर इसकी जो डेवलपमेंट होती है हमारे पास क्या बनता है? एडल्ट। अब जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट जब बनता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। और इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जो माता पिता या जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो गैमेट्स हैं वो क्या होता है? एक लिंक जो कि गुणों या ट्रेट्स को पेरेंट से संतति तक ट्रांसफर करता है। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि उन गुणों का या उन ट्रेट्स का अध्ययन किया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और ये जो जीव समूहों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होते हैं ये 2 प्रकार से विविधताएं उत्पन्न किए होते हैं। एक तो हमारे पास होती है जेनेटिक जिसको हम हेरिडिटरी कहते हैं और सेकंड हमारे पास होती है एनवायरमेंटल वेरिएशन। जो हेरिडिटरिकल वेरिएशंस होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मीन्स पेरेंट से नई जनरेशन में ट्रांसफर होती है, जबकि जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती बिकॉज वो इन्वायरमेंट या वातावरण के कारण उत्पन्न हुई होती है एंड वो उसी जनरेशन तक ही इफेक्टिव रहती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
कि किस प्रकार से इन जीवों की उत्पत्ति होती है या इनको किस किस प्रकार के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं जो दिए गए। फर्स्ट हमारे पास है स्वतः उद्भव, मीन्स कि किसी भी जीव का उद्भव अपने आप से हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होती। जैसे इसमें क्या हुआ कि जो आनुवंशिकी है, ये जो साइटोजेनेटिक है, मीन्स जो सेल से जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा या किसी भी प्रकार की कोई डिटेल नहीं दी जाती कि किसी भी। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग किसी की जीव की जो उत्पत्ति है वो पहले से जो जीव प्रेजेंट है, पहले से जो जीव हमारे पास बीच है, उसी से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये तो अब प्रूव हो चुका है, बट पहले जब स्टार्टिंग में उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए थे, जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, तब एक सिद्धांत ये था कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप से हो जाती है। ये बताया गया कि कुछ जो कीड़े सड़ रहे होते हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर है उनसे अपने आप ही नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या हुआ था, रेड्डी ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक मांस को रखा, जो मीट होते हैं, और मीट नेचुरली कि अगर हम मीट को रखेंगे तो वो सड़ने लगेगा, और अगर सड़ेगा तो उसके ऊपर ब्लू फ्लाइज अपनी एग लेइंग करेगी और लार्वास बनेगी। परंतु उसने क्या किया था कि उस मांस को कपड़े से ढक दिया, जिससे जो फ्लाइज हैं वो उस मांस तक नहीं पहुंच सकी और उस मांस में एग लेइंग या उस फ्लाइज के लार्वास नहीं उत्पन्न हो पाए। तो कुछ उस प्रयोग के बाद कुछ समय तक ये माना जाता था कि इन कीड़ों का उद्भव जो है या ओरिजिन है वो अपने आप से ही हो जाता है, परंतु यह जो सिद्धांत था वो कारगर साबित नहीं हुआ। अभी जो माना जाता है वो यही है कि पुराने जीवों से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो आनुवंशिक की हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक्स की हिस्ट्री क्या है। अब देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसकी हिस्ट्री क्या है या जेनेटिक्स के बारे में क्या क्या जो सिद्धांत रहे हैं या कौन कौन से इलाज रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पूर्व मेंडेलियन काल, प्री मेंडेलियन ईरा, जिसमें पहली थ्योरी क्या दी गई, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकासवाद का सिद्धांत या विकासवाद के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि पूर्व रचना तथा पश्च जननवाद पाया जाता है, और जो स्तनधारी है या जो मैमल्स है उसमें एग और जो स्पर्म है उसका अध्ययन किया गया। उसके आधार पर कहा गया कि सभी जो जीव हैं वो एग से उत्पन्न होते हैं, अंडे से बनते हैं, और जो स्पर्म या शुक्राणु है वो केवल उसकी वृद्धि को क्रियाशील करते हैं, एग्स की वृद्धि को क्रियाशील करते हैं। और जबकि ग्राफ 41 to 71 ने यह मत दिया कि जो मैमल्स हैं उसमें जो संतति बनती है या जो नई जनरेशन बनती है उसमें माता और पिता या पेरेंट्स के लक्षण पाए जाते हैं, मीन्स कि पेरेंट्स से जो लक्षण है वो नेक्स्ट जनरेशन या संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब एक ये आप नोट कर लेना कि शुक्राणु जो है उसको फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग में किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक 1677। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो बताया गया वो जॉन स्वामिडर के द्वारा बताया गया, स्वामिडर के बताया कि जो कीटों का विकास है वो किस प्रकार होता है, और एक यह मत दिया कि संपूर्ण व्यक्ति या एक ह्यूमन बीइंग के शुक्राणु और अंडे में उसका यथार्थ रूप अविकसित रूप में या लघु रूप में
अविकसित रूप में पाया जाता है और जो टाइमली पोषण प्राप्त कर कर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे पूर्व रचनावाद भी कहा गया या पूर्ण रचनावाद भी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग सिद्धांत प्रकट किए गए और वोल्फ ने भी यह मत प्रकट किया कि जो लघु रूप है होम्युनकुलस, उसने ये बताया कि इस प्रकार की कोई भी चीज न तो शुक्राणु में और न ही एग में पाई जाती है। इस तरह से अलग अलग मत या अलग अलग सिद्धांत बताए गए। इस प्रकार अलग अलग जो मत दिए गए उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होगी और इन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए या समाधान के लिए 3 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है या जो मत है वो दिए गए, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है लेमार्किज्म या जिसे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि जिस भी अंग की जरूरत अधिक होती है या जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वह अंग अधिक विकसित हो जाता है और जिस अंग की अधिक जरूरत नहीं होती या उपयोग कम होता है वह अंग हासिल होने लगता है। जैसे यह फ्रॉग के बारे में बताया गया कि फ्रॉग पानी में रहने के कारण तैरने के लिए उसकी जो अंगुलियां हैं वो आकार में बड़ी होगी, पश्च पैर की जो उंगलियां हैं वो आकार में बड़ी होगी और उनके बीच में भी क्या है, जो स्किन है उसमें तनाव उत्पन्न हो गया और बीच की त्वचा खींचकर फैल गई और यह जो गुण था या यह खींची हुई त्वचा वाली उंगलियां धीरे धीरे पूरी तरह से विकसित हो गई और फिर यह गुण वंशानुगत हो गया और जिसके फलस्वरूप जो मेंढक है या फ्रॉग है उसके पैर वेडेड फुट विकसित हुए या जल युक्त पैर विकसित हो गए। इस प्रकार सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो दिया गया कि जो जिराफ है वो ऊपर पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए या अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने मुख का इस्तेमाल अधिक करने लगा या भोजन को खाने के लिए कोशिश करता था, जिससे उसकी गर्दन है जो लंबी होती गई और खींचते रहने के कारण उसकी गर्दन अधिक विकसित या अधिक लंबी हो गई। इस प्रकार यह सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जिस अंग का उपयोग अधिक होता है उसकी जो विकसित है या वह अंग अधिक विकसित हो जाता है। अब जो लेमार्किज्म है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास है विविधता एंड सेकेंड इज आनुवांशिकता। विविधता क्या होता है कि जो भी चेंजेज या जो भी परिवर्तन जो भी पेरेंट से संतति में आने वाले गुणों में किसी भी प्रकार की जो वेरिएशंस पाई जाती है। जैसे फर्स्ट है कि सचेत या सतत प्रयास, वही पहले वाला अंशांकन की प्रयास करते रहने से उन अंगों का अधिक विकसित होना। फिर वातावरणीय प्रभावों के लिए अन्योन्य क्रिया, कि वातावरण के जो प्रभाव है उसके अकॉर्डिंगली क्रिया करते रहना और अंगों के उपयोग और अनुपयोग के प्रभाव से उत्पन्न होती है। विविधता 3 तरह की होगी ना, एक तो सतत प्रयास से विविधता उत्पन्न होती है, सेकंड क्या है वातावरणीय प्रभावों के कारण भी विविधता उत्पन्न होती है और थर्ड है कि अंगों के उपयोग और कम उपयोग के कारण भी वेरिएशंस हो जाती है। सेकंड हमारे पास क्या है आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता क्या है कि कुछ कारणों से जो उपार्जित विविधता है या जो विविधता आ चुकी है वो आनुवांशिकता के माध्यम से या जिसको कहते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाती है। अब सेकेंड हमारे पास प्री डार्विनिज्म के बाद अब हमारे पास सेकेंड जो था वो था डार्विनिज्म या जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने
दिया था और इसे विकासवाद का सिद्धांत भी या विकासवाद भी कहा जाता है। अब डार्विनिज्म की जब हम बात करते हैं तो जो डार्विन का सिद्धांत था उसमें जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चयनवाद का सिद्धांत, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया कि जो नेचर है या जो प्रकृति है उसमें जो वेरिएशंस हैं वो पाई जाती हैं, या प्रकृति के हिसाब से वेरिएशंस या एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरिएशंस उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि खाद्य सामग्री की जो मात्रा है वो सीमित है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो जीव हैं उनमें प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन होता रहता है, और जो जीव है या जीवधारी हैं उन्हें अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, और अपने जीवन अस्तित्व के संघर्ष में जो योग्यतम जीव होते हैं वो तो कायम रहते हैं, और जो अयोग्य होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, या जो कमजोर जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब डार्विन ने भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति को सही कहा और इसी सत्यता को सिद्ध भी किया। अब नेक्स्ट क्या था कि जो वीजमैन था उसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो क्या था, जर्म प्लाज्म थ्योरी या वीजमैन वाद। अब वीजमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया या जो प्रयोग किया उसने क्या किया कि कुछ चूहों की कुछ चूहों पर प्रयोग किया और उसने 22 पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछ को काट दिया, लेकिन फिर भी किसी भी पीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ कि जो नई जनरेशन आई या नई संतति बनी उसमें जो चूहे बने वो कटी हुई पूंछ वाले नहीं थे। तो इसमें क्या कहा गया कि जो उपार्जित लक्षण है उनकी वंशागति होती है, और उसने जनन द्रव्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो थ्योरी दी वो जर्म प्लाज्म थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है कि जो शरीर है या जो सेल्स है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारे पास सोमैटिक सेल्स एंड सेकेंड हमारे पास होती हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स जनन कोशिकाएं और कायिक कोशिकाएं। और जब प्राणी का विकास होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें जो जर्म प्लाज्म होता है, जनन द्रव्य होता है, और जो कायिक द्रव्य होता है सोमैटोप्लाज्म, वो अलग अलग हो जाते हैं। जनन द्रव्य केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, और जनन कोशिकाओं में, और जो कोशिका कायिक द्रव्य होता है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जनक द्रव्य से ही कायिक जो द्रव्य होता है सोमैटिक जो प्लाज्म होता है वो बनता है। इस प्रकार क्या हुआ कि जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म से ही जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेंस हो गई। और वीजमैन का जो जनन द्रव्य सिद्धांत है वो आनुवंशिकता को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार जो प्रथम बार आनुवंशिक तथा वातावरणीय विविधता को अलग किया गया और फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझाया गया कि जो आनुवंशिक गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं, और इन सभी जो लक्षण है या जो ट्रेड्स हैं इनकी जो वंशागति होती है वो किसके द्वारा होती है, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों के द्वारा होती है। इस प्रकार इसमें जो भी गुणसूत्र में ही जो परिवर्तन होते हैं या जो जीन्स में वेरिएशंस आती हैं वो ही
परिवर्तन वंशानुगत होते हैं।